हेलो बच्चों, आज की क्लास में अपन लैंड एंड रियल एस्टेट लॉज उठा रहे हैं और उसका यूनिट 1 लैंड रिफॉर्म्स का ए और बी पार्ट कवर करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, हर एक्ट के नाम में ही ना उसका पर्पस छुपा होता है। ठीक है, लैंड रिफॉर्म नाम से हमें क्या समझ में आ रहा है? लैंड मतलब कि ज़मीन और रिफॉर्म मतलब कुछ चेंजेस लाना, कुछ बदलाव लाना। तो लैंड रिफॉर्म ये क्या करती है? इट रिफॉर्म्स द ओनरशिप। ओनरशिप में बदलाव लाती है, यानी कि इट टेक्स द लैंड। जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? लैंड लेगी फ्रॉम लैंड ओनर्स। लैंड ओनर से लैंड लेके लैंडलेस पीपल को दे देगी। ठीक है, फॉर एग्रीकल्चरल या स्पेशल पर्पसेस। ठीक है, तो रिफॉर्म ओनरशिप में लाया और इट रेगुलेट्स द लैंड। इस एक्ट को लाने के पीछे पर्पस क्या था? कि क्या हो रहा था पुराने टाइम में कि एक बंदे के पास इतनी बड़ी लैंड का वो मालिक, और बाकी जो ज़रा सी लैंड बची उसमें 100 लोग रह रहे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज सिर्फ एक बंदे के पास, बाकी सारे भूख मरे, मतलब लैंडलेस हो रहे, कुछ भी हो रहे, उसे फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसी चीज को चेंज करने के लिए आया था हमारा लैंड रिफॉर्म वाला एक्ट। ठीक है, कि भाई एक बंदे के पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिसोर्सेज ना हो। क्या हो कि भाई कुछ 50-60 लोग यहाँ ले आए कि अब तू एक ही कल्ला मालिक नहीं है, बहुत सारे लोगों को ये लैंड उनके नाम कर दी। ठीक है, तो ओनरशिप इसने बेसिकली इस एक्ट ने चेंज करी एंड रेगुलेट्स द लैंड, कि एक ही बंदे के पास भाई सब कुछ ना हो, सबको थोड़ा थोड़ा मिले। ठीक है, सबको ऐसे डिसेंटली रहने की जगह मिले। तो हमने क्या समझा कि लैंड रिफॉर्म बेसिकली व्हाट इट डज, इसका पर्पस क्या है? इट रिफॉर्म्स द ओनरशिप प्लस इट रेगुलेट्स द लैंड। नाम में ही हमें मीनिंग समझ में आ गया। इसमें क्या करती है गवर्नमेंट? इट टेक्स द लैंड फ्रॉम लैंड ओनर्स। लैंड ओनर से वो ज़मीन लेती है एंड गिव इट टू लैंडलेस पीपल। जो लैंडलेस पीपल है उनको देती है फॉर एग्रीकल्चरल या स्पेशल पर्पस। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब इस एक्ट की थोड़ी हिस्ट्री, थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं कि क्यों आई थी ऐसी नौबत कि एक ही पर्सन पूरी इतनी बड़ी लैंड का मालिक बन रहा था। अब देखो, पुराने टाइम में जब ब्रिटिशर्स ने पलासी वॉर जीत ली थी, ठीक है, तो दे गेन द रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। ठीक है, अब वो जगह उनकी हो गई थी, तो अब तुम वहाँ काम कर रहे हो, रह रहे हो, तो उनको टैक्स तुम्हें देना पड़ेगा। तो दे गेन द रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स। तो इन्होंने बेसिकली 3 सिस्टम क्रिएट कर दिए थे। पहला आता है इसमें जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि ये बेसिकली एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। इंटरमीडियरी मतलब जो कल्टीवेटर है और जो स्टेट यानी कि जो ब्रिटिशर है, तो इनसे रेंट लेकर इनको देना, ये किसका काम था? इंटरमीडियरी यानी जमींदार का। ये इन सब से, इन कल्टीवेटर्स से, ठीक है, ये रेंट कलेक्ट करेगा और किसको देगा? स्टेट को। ठीक है, तो एक इंटरमीडियरी की तरह काम करता है बिटवीन कल्टीवेटर्स एंड द स्टेट। और अगर ऐसा होता था कि कोई कल्टीवेटर रेंट नहीं दे पाया तो हिज लैंड शैल बी सोल्ड फॉर द रियलाइजेशन ऑफ ड्यूज। तो ये भी ऐसी कोई बहुत सेफ पोजीशन में नहीं था। ठीक है, दूसरा सिस्टम जो क्रिएट किया वो था रियोतवारी सिस्टम। इसको ऐसे याद करना कि जमींदारों का रोना निकाल दिया। मतलब कि इसमें यहाँ पे जमींदार कलेक्ट करते थे, यहाँ ये वाली इंटरमीडियरी लेयर हटा दी थी। यानी यहाँ पर जो कल्टीवेटर्स थे वो डायरेक्टली टैक्स भरते थे स्टेट को। ठीक है, डायरेक्टली होता है, इंटरमीडियरी की जरूरत नहीं होती थी। तो इसको ऐसे याद कर लेना, रोतवारी मतलब रोना निकाल दिया जमींदारों का, जमींदारों की यहाँ पे जरूरत नहीं थी। ठीक है, तीसरा सिस्टम महलवारी सिस्टम। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और हो सकती है जो तुम्हें सही लगे। ठीक है, महलवारी सिस्टम, इसमें क्या हुआ? पूरे एंटायर विलेज को एज वन यूनिट देखा जाता था। मतलब कि जो एक विलेजर है वो ना तो सिर्फ इंडिविजुअली बेसिस पे रिस्पॉन्सिबल होगा, मतलब अपने लिए तो वो रिस्पॉन्सिबल है, ही इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज को विलेजर। ठीक है, तो अगर ये नहीं कि सिर्फ उसकी खेती अच्छी हुई है तो बढ़िया है, उसका को विलेजर के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है। एंटायर विलेज वाज सीन एज वन यूनिट। ठीक है, तो हमने क्या समझा, क्विकली रिवाइज करते हैं
दूसरी चीज़ कि जब ब्रिटिशर्स को रेवेन्यू कलेक्शन राइट्स मिल गए थे, दे क्रिएटेड 3 सिस्टम, जमींदारी सिस्टम जो कि इंटरमीडियरी की तरह काम करते हैं जमींदार, दूसरा रियोतवारी सिस्टम, जमींदारों का रोना निकाल दिया, मतलब डायरेक्टली कल्टिवेटर स्टेट को टैक्स देते थे, तीसरा था महलवारी सिस्टम जिसमें पूरे विलेज को एक यूनिट समझा जाता था, ठीक है। तो नाउ अ पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअली एज वेल एज कलेक्टिवली। अब इसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज हुए थे, ठीक है, क्या रिजल्ट क्या आउटकम आया था वो देख लेते हैं। जो हमारे पेजेंट्स थे वो पॉवर्टी स्ट्रिकन रहते थे। क्यों? इतना ज़रूरत से ज़्यादा टैक्स रेट था, ठीक है। वो पॉवर्टी स्ट्रिकन रहते थे क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा स्काई हाई टैक्स रेट्स होते थे, ठीक है। दे यूज टू ऑलवेज लिव इन द फियर ऑफ बीइंग इविक्टेड, कि कभी भी उनको निकाला जा सकता है उनके घर से, ठीक है। क्योंकि भाई अगर टैक्स नहीं दिया, उनका रियलाइजेशन ऑफ ड्यूज, उनको निकाला जा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्रिएशन ऑफ, इन्होंने डिवाइड क्रिएट कर दी। फ्यू रिच क्लास पीपल, बहुत थोड़े रिच क्लास पीपल होते थे, हु मोस्टली एक्सप्लॉइटेड, जो मोस्टली क्या करते थे, सिर्फ एक्सप्लॉइट ही करते थे हमारे पुअर पेजेंट्स को, ठीक है। तो बेसिकली एग्रेरियन सोसाइटी दो हिस्सों में बट गई थी। पहला था जमींदार और दूसरे थे एक्चुअल कल्टीवेटर्स, ठीक है। दे केप्ट, जो जमींदार थे, दे केप्ट गेटिंग रिच, ये अमीर पे अमीर होते जा रहे थे, और ये क्या करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे हमारे एक्चुअल कल्टीवेटर्स को, ठीक है। जो एक्चुअली में, जो ये लोग जो थे बेचारे, जो एक्चुअली में कल्टीवेट करते थे, ये लोग यूजुअली लैंडलेस, बिना ज़मीन के होते थे, किसी और की ज़मीन पे ये लोग फसल वगैरह उगाते थे, एंड देवर पॉवर्टी स्ट्रिकन, गरीबी में रहते थे, ठीक है। तो दिस वाज बेसिकली द समराइज्ड वर्जन। ऐसा ये टेबल अगर एग्जाम में भी लिख दो तो बढ़िया है। एग्रेरियन सोसाइटी का ये समरी बन रही थी कि इसने दो क्लास ऑफ सोसाइटी क्रिएट की, मतलब सोसाइटी में दो क्लास ऑफ पीपल क्रिएट किए, एक जमींदार और एक एक्चुअल कल्टिवेटर्स। जमींदार, दे केप्ट गेटिंग रिचर एंड दे बेसिकली एक्सप्लॉइटेड योर एक्चुअल कल्टिवेटर्स। दीज वर द लैंडलेस एंड पॉवर्टी स्ट्रिकन पीपल, ठीक है। ये सारा जो किस्सा था पहले का, ये था प्री इंडिपेंडेंस, ठीक है। अब पोस्ट इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस जब हमें मिल गई, व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, तो उसका एक जो मेजर उसका ऑब्जेक्टिव था वो था इक्वालिटी इन ऑल स्फीयर्स। इट एनविजन्ड, इसने एक सपना देखा, इक्वालिटी इन ऑल स्फीयर्स, ठीक है। इसकी वजह से लैंड रिफॉर्म बेसिकली बहुत ज़रूरी हो गया, ठीक है। अब हर बंदे को ज़मीन मिलना उसका एक बेसिक राइट है, ठीक है, कि कहाँ रहेगा लैंडलेस, वो सड़कों पे तो नहीं रह सकता ना, ठीक है। तो इसलिए लैंड रिफॉर्म बेसिकली बहुत ज़रूरी हो गया। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव थे लैंड रिफॉर्म के, वो पहला था कि टू रिमूव इंटरमीडियरीज, ज़मींदारों को हटा देना, जो हु स्टूड बिटवीन द कल्टिवेटर्स एंड द स्टेट। ये जो ज़मींदार थे इनको हटा देना, टू रिमूव द ज़मींदार्स। दूसरा, टू ब्रिंग चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम। जो ब्रिटिशर्स का रेवेन्यू सिस्टम था वो तो हमारे फार्मर्स का बेसिकली बेड़ा गर्क कर रहा था, ठीक है। तो उसका बेड़ा गर्क नहीं, इस रेवेन्यू सिस्टम में चेंजेस लाए। कैसे चेंजेस? जो कि एक्चुअली फेवरेबल है फॉर द कल्टिवेटर्स। फेवरेबल, कोई ऐसी स्कीम बनाई जाए जो कि फेवरेबल है फॉर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स। समझ गए? तो क्या हुआ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस दे एनविजन्ड की इक्वालिटी इन ऑल स्फीयर्स, ठीक है। उसकी वजह से लैंड रिफॉर्म बहुत ज़रूरी था। लैंड रिफॉर्म के दो ऑब्जेक्टिव थे कि ज़मींदारों को अबॉलिश करना, हु स्टूड बिटवीन द स्टेट एंड द कल्टिवेटर, एंड टू ब्रिंग चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम, सच चेंजेस विच आर फेवरेबल फॉर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स, ठीक है। तो इसकी वजह से लैंड रिफॉर्म के चलते क्या एक्ट पास हुए? पहला, जमींदारी अबॉलिशन एक्ट, ठीक है, कि जमींदारों को हटा दो। रिमूवल ऑफ लेयर ऑफ इंटरमीडियरीज हु स्टूड बिटवीन स्टेट एंड कल्टिवेटर्स। इससे जमींदारी अबॉलिशन एक्ट से हमें क्या मिला? इट सक्सीडेड इन टेकिंग अवे सुपीरियर राइट्स,
ये जो जमींदारों के सुपीरियर राइट्स होते थे ओवर लैंड, ठीक है, इनका वो छीन लिया, प्लस वीकनिंग देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, इनकी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस होती थी वो इसने वीक कर दी, उसकी जड़ें इसने कमज़ोर कर दी, प्लस इट स्ट्रेंथेंड द एक्चुअल लैंड होल्डर्स, जो यानी कि हमारे कल्टिवेटर्स। तो जमींदारी अबॉलिशन एक्ट से क्या हुआ, हमने क्या समझा कि भाई इट टुक अवे सुपीरियर राइट्स ओवर लैंड, जो जमींदारों के सुपीरियर राइट्स ओवर लैंड थे इसने वो छीन लिए, प्लस इट वीकेंड देयर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर, इनकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर जो इन्फ्लुएंस थी वो इन्होंने कमज़ोर कर दी, एंड इट स्ट्रेंथेंड द एक्चुअल लैंड होल्डर्स जो कि हमारे कल्टिवेटर्स थे। ठीक, दूसरा ये लेकर आया टेनेंसी रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, मतलब कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो रेंट लगाए हुए थे इन्होंने वो ज़रूरत से ज़्यादा थे, 100-200%, भाई इतना तो नहीं चलता। ठीक है, तो रेंट जो पेबल है उस पे सीलिंग लगाना, ठीक है, कि इससे ज़्यादा तुम रेंट नहीं चार्ज कर सकते, रेंट पेबल पे सीलिंग लगाना। उसके बाद ये जो इविक्शन कर रहे थे अपने टेनेंट्स की, ये हम आगे इसमें आगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, जो टेनेंट्स की बिना मतलब इविक्शन उन्हें पीरियड से पहले ही निकाल दिया, ठीक है, तो उसको प्रोवाइड सिक्योरिटी टू टेनेंट्स एंड कॉन्फर ओनरशिप टू टेनेंट्स, ओनरशिप प्लस सिक्योरिटी टू टेनेंट्स। ठीक है, ये इस एक्ट का पर्पस था। क्या था इस एक्ट का पर्पस? कि रेंट पेबल पे एक सीलिंग लिमिट लगाना, ज़रूरत से ज़्यादा जो रेंट था, मतलब रेंट को बेसिकली रेगुलेट करना, प्लस कॉन्फर ओनरशिप टू टेनेंट्स एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी टू देम। ठीक है, तीसरा आया था लोन वेवर, मतलब कि इतने ज़रूरत से ज़्यादा उन पे लोन चढ़े हुए थे ब्रिटिशर्स के टाइम पे, तो भाई जितना भी प्रिंसिपल, जितना भी इंटरेस्ट, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट सब माफ, सारा का सारा उड़ा दिया। ठीक है, ऑल द प्रिंसिपल और द इंटरेस्ट विच वॉज ड्यू टू द मनी लेंडर्स वॉज ऑल वेव्ड। ठीक है, चौथा आया लैंड सीलिंग एक्ट। ने बेसिकली क्या करा, इट फिक्स्ड कि एक मैक्सिमम, इसने एक सीलिंग लिमिट लगा दी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड एक इंडिविजुअल या उसकी फैमिली होल्ड कर सकती है। मतलब कई लोग जैसे उनके कोई घर वाले नहीं है, कोई फैमिली वगैरह मेंबर नहीं है, तो इंडिविजुअल हुए, तो एक इंडिविजुअल या एक पूरी फैमिली जो एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लैंड ओन कर सकती है, उस पर एक सीलिंग लिमिट लगा दी। ठीक है, उस सीलिंग लिमिट से जो थोड़ी सी भी ऊपर लैंड थी उसको क्या कहा जाता था? सरप्लस लैंड। ठीक है, ये सरप्लस लैंड बांट दी जाती थी लैंडलेस लोगों में, टेनेंट्स में, या अगर कोई नहीं मिल रहा तो ये विलेज पंचायत के हाथों ये लैंड सौंप दी जाती थी। ठीक है, अब इन्होंने लैंड रिफॉर्म के चलते ये जो चारों एक्ट निकाले थे बहुत अच्छे थे, बड़े स्वैग में इन्होंने निकाल तो दिए, लेकिन कुछ इश्यूज भी आ रहे थे। वो क्या इश्यूज थे? सबसे पहली जो दिक्कत थी वो ये थी कि जो स्टेट्स थी दे पास दिस एक्ट इन अ वेरी स्टैगर्ड वे। ठीक है, इससे क्या हुआ, जो ये ज़मींदारी अबॉलिशन एक्ट था ये सिर्फ पेपर, सिर्फ ऑन द पेपर्स ज़मींदारी सिस्टम वाज अबॉलिश, नॉट उसका रियल लाइफ इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही पुअर था। ठीक है, तो ओनली इन पेपर्स इट वाज अबॉलिश्ड। दूसरा सबसे जो मेन दिक्कत थी कि दे वर अलाउड टू कलेक्ट द लैंड फॉर पर्सनल कल्टिवेशन। ठीक है, वो लैंड ऑब्टेन कर पा रहे थे फॉर पर्सनल कल्टिवेशन, और ये टर्म उस एक्ट में बहुत ही लूजली डिफाइन की थी, तो इसने काफ़ी लूज एंड्स छोड़े थे इसने। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, दिस अलाउड देम टू इविक्ट टेनेंट्स। मैंने कहा था ना टेनेंट्स का भी बड़ा बुरा हाल कर रहे थे, इसलिए आया था टेनेंसी रेगुलेशन एक्ट। तो क्या हो रहा था कि फॉर पर्सनल कल्टिवेशन दे वर अलाउड टू ऑब्टेन लैंड्स, दिस लेट देम टू इविक्ट द टेनेंट्स, टेनेंट्स को उन्होंने निकाल दिया।
ठीक है, टू ऑब्टेन द लैंड टिल द सीलिंग लिमिट, सीलिंग लिमिट तक उन्होंने लैंड ले ली। उसके बाद अपने फैमिली मेंबर्स के नेम पर ले ली लैंड बियॉन्ड द लिमिट। ठीक है, तो मतलब हमने दो इश्यूज क्या देखे, पहला कि द स्टेट्स पास दिस एक्ट इन अ वेरी स्टैगर्ड वे, इसलिए जमींदारी सिर्फ पेपर पर ही अबॉलिश हुई थी। दूसरी चीज कि दे वर अलाउड टू ऑब्टेन द लैंड फॉर पर्सनल कल्टीवेशन विच वाज वेरी लूजली डिफाइंड इन द एक्ट। ठीक है, इससे इन्हें क्या हो रहा था, दे इविक्टेड द टेनेंट्स टू ऑब्टेन द लैंड टिल सीलिंग लिमिट, जो लैंड सीलिंग एक्ट था हमारा, तो उसने एक मैक्सिमम लिमिट सेट करी थी। तो सीलिंग लिमिट तक इन्होंने उनको अपने टेनेंट्स को इविक्ट करने की इन्हें पावर मिल गई कि हम सीलिंग लिमिट तक ऑब्टेन करें। उसके बाद अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम कर दी बियॉन्ड द लिमिट। तीसरा इशू जो देखा गया था वो था कि देयर यूज्ड टू बी ऑफ्टन अ लॉन्ग डिले बिटवीन द इंट्रोडक्शन, पैसेज एंड नोटिफिकेशन ऑफ द एक्ट। अब जैसे आजकल तो ऑनलाइन भाई न्यूज़ ट्रांसफ़र हो गई ऑफिशियल गैजेट से, ठीक है, तब ऐसा सिस्टम नहीं होता, अखबार वगैरह बहुत टाइम लगता था एक न्यूज़, एक जो सरकार कोई चेंजेस लाया है वो डिलीवर करने में लोगों तक। ठीक है, तो देयर यूज्ड टू बी अ लॉन्ग डिले बिटवीन इंट्रोडक्शन, पैसेज एंड नोटिफिकेशन, और इस डिले का, सॉरी, नोटिफिकेशन, और इस डिले का फायदा उठाते थे जमींदार। ठीक है, बहुत ही बेनामी ट्रांसफर देखे गए थे, मतलब ऐसा कोई पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता और कोई मतलब एक आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट कर दिया, उसके नाम ट्रांसफर कर दी लैंड। ठीक है, और वो एक्चुअल लैंड इन्हीं की थी, तो बेनामी ट्रांसफर बहुत देखे गए थे। प्लस दे इविक्टेड टेनेंट्स। ठीक है, उनका टाइम पीरियड पूरा होने से पहले ही जो किराएदार थे उन्हें निकाल दिया गया। ठीक है, और उसके बाद सबसे बड़ी दिक्कत कि दीज एक्ट्स हैड कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजन, इनके जो प्रोविजंस थे, अब लॉ हर कोई थोड़ी पढ़ सकता है, ठीक है, हम जैसे स्मार्ट लोग ही पढ़ सकते हैं, तो इसके जो प्रोविजंस थे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड थे। इससे फिर दोबारा क्या दिक्कत आई, पुअर इम्प्लीमेंटेशन, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की, भैया हमें तो समझ ही नहीं आ रहा लिखा गया है तुमने, है ना। तो इन कॉम्प्लिकेटेड प्रोविजंस की वजह से पुअर इम्प्लीमेंटेशन इनकी इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी, तो ये सारे इश्यूज आ रहे थे। लैंड रिफॉर्म में एक और स्कीम थी, सो सॉरी मैं आपको पहले बताना भूल गई, कंसोलिडेटिंग स्कैटर्ड लैंड। इसमें बेसिकली क्या होता था कि जैसे ये एक विलेज है, ठीक है, तो एक कोने पे ये लैंड इसकी है और वहीं बिल्कुल दूसरे कोने में ये लैंड इसी पर्सन की है। ठीक है, तो अब उसका कितना टाइम वेस्ट होगा यहाँ से आना जाना। ठीक है, तो इस नॉनसेंस के बजाय सबको पहले तो निकालो बाहर, ठीक है, कि बाहर हो जाओ। उसके बाद ये जो छोटे छोटे जो टुकड़ों में लैंड बटी हुई थी, उसके बजाय सारी लैंड इन द विलेज इज फर्स्ट पूल्ड इनटू वन कॉम्पैक्ट ब्लॉक। ठीक है, जितनी भी लैंड है विलेज की, फर्स्ट इट वाज पूल्ड टुगेदर, ठीक है, इनटू वन कॉम्पैक्ट ब्लॉक। उसके बाद इट इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पीसेस, इन पीसेस को चक कहा जाता है, चक्स। ये एक इंडिविजुअल फार्मर को अलॉट करे जाते थे। ठीक है, तो हमने देख लिया कि क्या क्या लैंड रिफॉर्म आए थे और क्या क्या उसमें इश्यूज आए थे उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, लेकिन उन इश्यूज के बावजूद भी कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी इन लैंड रिफॉर्म्स ने छोड़े थे। ठीक है, पहला कि भाई इट प्रिवेंटेड एंडलेस सब डिविजन
एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ लैंड। इस सिस्टम की वजह से जो हमारा आया था ये चक वाला सिस्टम, कंसोलिडेटिंग स्कैटर्ड लैंड, इससे एंडलेस सब डिविजन कि भाई ये टुकड़ा तेरा, ये टुकड़ा तेरा, नहीं, एक पर्टिकुलर एक टुकड़ा अलॉट कर देता, ठीक है, ये एक फार्मर का, ये एक फार्मर का, ऐसे, ठीक है। तो इट प्रिवेंटेड एंडलेस सब डिविजन एंड स्कैटरिंग ऑफ लैंड। दूसरा, इससे कॉस्ट कम हो गई, ठीक है, ऑब्वियसली, क्योंकि भाई उनका टाइम बचेगा, टाइम और लेबर बचेगी। खुद सोचो कि एक पर्सन एक जगह यहाँ वो अपनी इरिगेशन कल्टीवेशन कर रहा है, वहीं उसको फिर दोबारा दूसरे कोने में जाना है यहाँ पे करने, ठीक है। तो इसकी बजाय अब उसको एक ही चक अलॉट कर दिया, एक पूरी जगह, कि एक ही जगह तू काम कर, तो इससे उनकी टाइम और लेबर बची, जिससे कि कॉस्ट कम हो गई। उसके बाद इट रिड्यूस द लिटिगेशन अमंग फार्मर्स, ठीक है, जो केसेस एक दूसरे पे करते रहते थे, वो लिटिगेशन में भी कमती देखने को मिली। एंड फाइनली हमारा लास्ट टॉपिक वो है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है, कि अब ये जो सारे रिकॉर्ड्स जो थे पहले, जो कागजों पन्नों में होते हैं, बेनामी ट्रांसफ़र, ये सब प्रिवेंट हो पाई, डिजिटल इंडिया ऑनलाइन ले आई ये सारे रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, इट इम्प्रूव्ड ट्रांसपेरेंसी ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, उन कागज़ों वगैरह में ढूंढने के बजाय एक रजिस्टर वगैरह, इट इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, अब ऑनलाइन निकाला डाटाबेस एक फार्मर का आ गया कि इसके पास इतनी लैंड है या नहीं, ठीक है। इट हेल्प्ड इन सर्वेज, पहले सर्वेज में फ्रॉड होते थे, अब नहीं होते, ठीक है, इट हेल्प्ड इन सर्वेज। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आसानी होती थी टू कीप अ चेक ऑन देम, ठीक है, इनको मॉनिटर करने में इजीली होता था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को। और फाइनली डिजिटलाइज मैप, ठीक है, गूगल से तुम रास्ता वगैरह देख लो। एंड इट रिड्यूस द स्कोप ऑफ लैंड डिस्प्यूट, ठीक है, कि भाई उसका रिकॉर्ड आ गया कि उसके नाम लैंड है, तो हो ही नहीं सकता कोई क्लेम करने वाला, तो इट रिड्यूस द स्कोप ऑफ लैंड डिस्प्यूट। दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।